नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मार्क 24/7 में। दोस्तों आज जो सेशन लेके आए हैं, देखिए इस सेशन में हम लोग बिहार दरोगा नई भर्ती 2025 के लिए खान सर के द्वारा लॉन्च किया हुआ इस बुक को कवर करेंगे। फ्रेंड्स बता दें आप लोगों को, इस बुक में टोटल 39 सेट है, जिसमें से 29 प्रीवियस ईयर सेट और 10 प्रैक्टिस सेट। तो इसको हम लोग बारी बारी से प्रीवियस ईयर सेट और प्रैक्टिस सेट दोनों को कवर करेंगे। आज के सेशन में हम लोग इसका प्रैक्टिस सेट देखने जा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 1। ठीक है, टोटल 100 प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1 का यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि दिसंबर 2024 में किस भारतीय राज्य ने मुख्यमंत्री युवा रोजगार सृजन कार्यक्रम शुरू किया, जिसका उद्देश्य युवाओं को अपना उद्यम शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता और कौशल विकास प्रदान करना है। तो ये राज्य है बिहार। ठीक है, बिहार इस प्रश्न का सही आंसर है। व्याख्या भी चलिए इसको देख लीजिए। यहाँ पे बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री युवा रोजगार सृजन कार्यक्रम शुरू किया, जिसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत युवाओं को प्रशिक्षण और व्यवसाय स्थापित करने के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न इसमें है, डार्क नेट संबंधित था। डार्क नेट किससे संबंधित था? सही आंसर, गैर पारंपरिक उद्देश्य के लिए वेब का उपयोग करना। ठीक है, देखिए एक्सप्लेनेशन जो दिया गया है उसमें है कि डार्कनेट एक अद्वितीय अनुकूलित संचार प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। इंटरनेट के भीतर एक डार्कनेट एक ओवरऑल नेटवर्क है, जिसे केवल विशिष्ट सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन या प्राधिकरण के साथ एक्सेस किया जा सकता है, जो इंटरनेट सेवा प्रदाताओं या सरकारी अधिकारियों द्वारा इसे दुर्गम बनाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर जो 3 दिया हुआ, चलिए इसको देख लीजिए। सक्तेंग वन्य जीव अभयारण्य किस देश में स्थित है? ये स्थित है कहाँ पे? भूटान में। ठीक है, सक्तेंग वन्य जीव अभयारण्य पूर्वी भूटान के तरासिगंग जिले में अवस्थित है तथा यह भारत के अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा का निर्माण करता है। यह पूर्वी नीले चीर तथा काले दुम वाले मैकपाई पक्षी सहित कई स्थानिक प्रजातियों के लिए सुरक्षित आवास प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है, दिसंबर 2024 में किस भारतीय राज्य ने मुख्यमंत्री युवा रोजगार सृजन कार्यक्रम शुरू किया? देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है यही क्वेश्चन था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो 5 है, अटल नवाचार मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नीति आयोग के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने देश भर में स्कूली छात्रों के लिए ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया। इसे भारतीय स्टार्टअप प्लाज्मो के सहयोग से लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य अटल टिंकरिंग लैब्स के तहत आने वाले समय में स्कूली छात्रों के कौशल में सुधार करना है और उन्हें ऐप उपयोगकर्ता से ऐप का निर्माण करने वाला बनाना है। और यह मिशन भारत सरकार की प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य देश में नवाचार एवं उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना है। उसके बाद चलिए अब जो अगला प्रश्न दिया है इसको देखते हैं। दिसंबर 2024 में किस भारतीय शहर को स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, जो शहरी विकास और जीवन की गुणवत्ता के मामलों में सबसे उन्नत शहर के रूप में उभरा है? ये हो जाएगा सूरत। सूरत को स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, जो टिकाऊ और बुनियादी है। अगला जो प्रश्न दिया गया है इसमें है कि दिसंबर 2024 में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सहयोग मिशन 2024 का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों ने भाग लिया, जो अंतरिक्ष अनुसंधान और अन्वेषण के प्रति वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देता है? संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सहयोग मिशन 2024 का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों ने भाग लिया और चंद्रमा और मंगल ग्रह पर मानव मिशन के लिए सहयोग को बढ़ावा दिया है। अगला प्रश्न देखेंगे, चुशूल नामक स्थान कहाँ अवस्थित है? चुशूल नामक स्थान कहाँ अवस्थित है? लद्दाख सही आंसर है। देखिए यह भारत के लद्दाख में लेह ज़िले का एक गांव है। यह दरबुक तहसील में स्थित है, जिसे चुशूल घाटी के रूप में जाना जाता है। यह 4360 मीटर की ऊंचाई पर रेजांगला और पेंगोंग झील के करीब है। आइए अब अगला जो प्रश्न दिया गया है इसको देखते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
तो इसमें देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है असम में। ठीक है, असम में है। 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया, ये सही हो जाएगा। 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर घोषित किया गया, ये भी सही है। और पार्क के पानी में गंगा डॉल्फिन भी पाई जाती है, ये देखिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और 3 ये दोनों कथन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न दिया है चलिए इसको देखेंगे अब। आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? झेलम नदी इसका सही आंसर है। आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना 700 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के सुधोटी जिले में झेलम नदी पर स्थित है। कथन 1 जो है यहाँ पे सत्य नहीं होगा, ये जो चिनाब नदी दिया गया है, झेलम नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान और चीन ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है देखिए इसमें है कि इसिनोफिल गणना किससे संबंधित है? इसिनोफिल जनगणना माफ़ कीजिएगा, गणना किससे संबंधित है? तो ये रक्त परीक्षण से संबंधित है। ठीक है, इसिनोफिल गणना एक रक्त परीक्षण गणना है जो श्वेत रक्त कोशिका यानी कि WBC की संख्या को मापता है और इन्हें इसिनोफिल कहा जाता है। जब व्यक्ति में कुछ एलर्जी संबंधी बीमारियां, संक्रमण और अन्य चिकित्सा स्थितियां होती है तो इसे इसिनोफिल सक्रिय हो जाते हैं। हाल ही में शोधकर्ताओं ने मरीजों में कोविड-19 की शुरुआती पहचान के लिए इस परीक्षण को हरी झंडी दिखाई थी। अगला जो प्रश्न दिया है चलिए इसको देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 इसमें है कि प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9 जनवरी। देखिए प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस महात्मा गांधी के भारत आने की याद में मनाया जाता है क्योंकि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें कह रहा है कि 1927 में अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस का प्रारंभ किस लक्ष्य को लेकर हुआ? तो ये लक्ष्य था महिला शिक्षा में वृद्धि करना। अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1927 में मार्गरेट कजिन्स ने की, जिसका प्रमुख उद्देश्य महिलाओं और बच्चों की स्थिति में सुधार करना था। तो इसका जो सही आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 14 देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह से संबंधित था? कुंवर सिंह, मौलवी अहमद उल्ला। बाकी का जो ऑप्शन दिया गया चलिए इसको भी देख लीजिए। 2 ऑप्शन और भी दिया हुआ है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और उपयुक्त में से एक से अधिक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया है देखिए यहाँ पे सही हो जाएगा। कुंवर सिंह, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और मौलवी अहमदुल्ला आदि। ठीक है, तो ये सभी हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें है जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं था? पूंजीवाद एवं साम्यवादी व्यवस्थाओं को रोकना, ये इसमें शामिल नहीं था। ठीक है, एक्सप्लेनेशन जो दिया गया है इसको देख लेंगे। स्वतंत्रता के बाद भारत की सबसे बड़ी आवश्यकता अपना आर्थिक सुधार करना था। इसके लिए उसे समाजवादी और पूंजीवादी दोनों गुटों से सहायता की अपेक्षा थी, जो गुट निरपेक्ष रहकर ही प्राप्त किया जा सकता था। जवाहरलाल नेहरू अपनी विदेश नीति में पूंजीवादी साम्यवादी व्यवस्था रोकना नहीं चाहते थे, बल्कि दोनों मिलाकर मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाना चाहते थे। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में इंडियन मुस्लिम्स शीर्षक पुस्तक का लेखक कौन था? सर विलियम हंटर। सर विलियम हंटर ने इंडियन मुस्लिम नामक पुस्तक लिखी थी। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में है निम्नलिखित में से किसने काकोरी कांड में मुकदमे का सामना नहीं किया? चंद्रशेखर आज़ाद। काकोरी केस में भारी संख्या में युवकों को गिरफ्तार किया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिरी और अशफाक उल्लाह खां पर मुकदमा चलाकर फांसी दे दी गई। चंद्रशेखर आज़ाद इसमें शामिल नहीं थे, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद इसमें शामिल थे लेकिन वे बचकर भाग निकलने में सफल रहे थे। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया है ये सही आंसर इसका दिया गया है। बंगाल के तेभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग को कम करके 1/3 करना, यही इसकी मांग थी। तेभागा आंदोलन जो है ये 1945 से 1950 के बीच में हुआ था और इस आंदोलन का मुख्य केंद्र बंगाल था और इसकी शुरुआत त्रिपुरा के हसानाबाद जिले से हुई थी। और इस आंदोलन की मुख्य मांग जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग को कम करके 1/3 करना था। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया चलिए इसको भी देख लेते हैं। अब निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? वाल्टर जी रोसेन।
बायोडायवर्सिटी बायोलॉजिकल डायवर्सिटी शब्द का संक्षिप्त रूप है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिकी वनस्पति शास्त्री वाल्टर जी रोसेन ने किया था, इसलिए सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये दो हो जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, यहाँ पे देख लीजिए दोनों का परसेंटेज भी दिया गया है, 9.26% और 4.9% दोनों हो जाएगा ये। अब चलिए अगला जो प्रश्न दिया गया इसको देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 है, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार किससे सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए दिया जाता है? स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के लिए। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि किस राज्य सरकार ने योग्य श्री योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने शुरू किया है ये? तो ये पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा शुरू किया हुआ है। पश्चिम बंगाल सरकार ने एससी यानी कि अनुसूचित जाति एवं एसटी अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए योग्य श्री योजना शुरू की। इस योजना को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुरू किया है और इस योजना से सरकार एसटी एवं एससी के छात्रों को निःशुल्क प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रदान करेगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया उसमें है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? इसमें बिहार का 13वां स्थान है। ठीक है, बिहार भारत का 13वां सबसे बड़ा राज्य है और यह राज्य तेलंगाना राज्य के गठन के पूर्व 12वें स्थान पर था, किंतु इस राज्य के गठन के बाद 13वें राज्य के रूप में स्थापित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में चूना पत्थर का एकमात्र स्रोत कहाँ स्थित है? रोहतास इसका सही आंसर है। बिहार में प्राप्त महत्वपूर्ण खनिज कैमूर, मुंगेर और रोहतास जिलों में चूना पत्थर, नवादा जिले में अबरक, भागलपुर, जमुई, मुंगेर और नालंदा जिलों में क्वार्टज या सिलिका रेत, लखीसराय, मुंगेर और नालंदा जिलों में क्वार्टजाइट, मुंगेर जिले में टाल्क, सोपस्टोन, एस्टीटाइट है। ऑप्शन नंबर बी है इसका सही। अगला प्रश्न है कि मीठा खीरा को जिया टैग दिया गया है, इसका संबंध किस राज्य से है? नागालैंड हो जाएगा। नागालैंड का नागा खीरा या मीठा खीरा जो रसदार, मुलायम और मीठा स्वाद है और जैविक रूप से उगाया जाता है, उसे भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग दिया गया है। यह अपनी मिठास और विशिष्ट हरे रंग के लिए जाना जाता है और इनमें कम कैलोरी और उच्च पोटेशियम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, गया में स्थित गर्म जल कुंड का नाम क्या है? इसका नाम है अग्निकुंड। ठीक है, अग्निकुंड ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है गया में। जबकि मखदूम कुंड कहाँ है? राजगीर में। जन्म कुंड है मुंगेर में और भीमकुंड कहाँ पे है? ये भी मुंगेर में ही है। तो इस एक्स्ट्रा फैक्ट को भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। राइट आंसर इस प्रश्न का है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि बिहार में प्रतिशतता की दृष्टि से सबसे बड़ा जनजातीय जिला कौन सा है? ये पश्चिम चंपारण हो जाएगा। ठीक है, परसेंटेज 6.35 इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है इसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 28 दिया है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? वह कौन सी जनजाति है जो कि केरल में पाई जाती है? तो वह हो जाएगा देखिए चेंचू जनजाति। ठीक है, लेपचा सिक्किम, डाफर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र, डाफला अरुणाचल प्रदेश एवं असम के कुछ भागों में पाई जाती है और चेंचू मूलतः आंध्र प्रदेश के नल्ला मलाई क्षेत्र की जनजाति है तथा यह केरल के कुछ भागों में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए है सही। अगला प्रश्न अब देख लीजिए, दिया है निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए और उपयुक्त नदियों में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देख लीजिए एक्सप्लेनेशन यहाँ पे जो दिया गया है, लोहित तथा सुबनसिरी नदियाँ अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है, जबकि बाराम नदी मणिपुर से निकलकर मिजोरम तथा असम से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। लोहित नदी पूर्वी तिब्बत के जयाल चू पर्वत श्रेणी से निकलती है। तो यहाँ पे देखिए ये जो दिया गया उपयुक्त में से एक से अधिक, ये सही आंसर यहाँ पे होगा। ठीक है, अगला प्रश्न अब देख लीजिए, कथन दिया गया ए कह रहा है कि नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है और कारण आर दिया गया कि यह एक भ्रंश घाटी में बहती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है कि ए गलत है परंतु आर यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, इसलिए कथन जो दिया गया है ये गलत हो जाएगा। जबकि यह एक भ्रंश घाटी में बहती है, ये बिल्कुल सही है। इसलिए राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। 92 में संविधान संशोधन 2004 द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं जोड़ी गई है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक जो इसका जो दिया गया, देखिए ये सही आंसर यहाँ पे होगा। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी।
21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा, 92वें संविधान संशोधन 2004 द्वारा संथाली, डोगरी, मैथिली एवं बोरो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो ये सभी जो दिया गया यहाँ पे सही हो जाएगा। उपर्युक्त में से एक से अधिक इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट जो दिया गया इसमें कह रहा है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अभिप्राय है। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अभिप्राय है? तो देखिए, इसका अभिप्राय है कि भारत का राष्ट्र प्रमुख वंशानुगत नहीं है। ठीक है, भारत एक गणतंत्र है, इसका प्रमुख अभिप्राय जो है यही हो जाएगा यहाँ पे। अब अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पे, कह रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही कथन क्या है? कथन जो दिया गया है, इस कथन को पहले आप लोग देख लीजिए। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी दिया हुआ है, देखिए ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उपर्युक्त में से एक से अधिक, ठीक है, एक से अधिक होगा। नेक्स्ट, संविधान में आर्थिक न्याय का उल्लेख कहाँ है? संविधान में आर्थिक न्याय का उल्लेख कहाँ है? तो इसका उल्लेख है प्रस्तावना एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, भारतीय संविधान में आर्थिक न्याय का उल्लेख प्रस्तावना एवं नीति निर्देशक तत्वों में मिलती है। ऑप्शन नंबर बी है सही। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकों तथा विदेशी व्यक्ति को प्राप्त मौलिक अधिकार क्या है? तो इसका उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 14, 20, 21, 21 को 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 तक भारतीयों एवं विदेशियों को मूल अधिकार प्राप्त है, जबकि अनुच्छेद 15 ख, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है ये। नेक्स्ट दिया गया है कि संसद राज्यों के अनुसमर्थन के बिना भी निम्नलिखित विषयों में से किसमें संशोधन कर सकती है? राज्यों के नाम, क्षेत्र एवं सीमा में परिवर्तन कर सकती है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, हो जाएगा इसका यहाँ पे। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करती है, किंतु उन्हें पदमुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया, ये देखिए ये बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे होगा। और नेक्स्ट है कि वर्ष 2000 में 3 नए राज्यों का गठन हुआ, ये निम्नलिखित है। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये 3 राज्य हो जाएगा। देखिए वर्ष 2000 में 3 नए राज्यों का गठन हुआ। 3 राज्य छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 और झारखंड 15 नवंबर 2000 को ये इसका गठन हुआ था। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया है कि भारत में संसदीय व्यवस्था है, जिसका अभिप्राय है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी जो दिया गया है इसको पहले देख लीजिए, और उसके बाद एक ऑप्शन यहाँ पे और होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी भी दिया गया है यहाँ पे, और इसका जो सही आंसर है वह है यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी दिया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर है 40, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो है ये 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है पृथ्वी तक पहुंचने में। देख लीजिए ऑप्शन में कहीं नहीं दिया गया, इसलिए सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हो जाएगा, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये है बृहस्पति, ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ है। ठीक है, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और इसके अब तक ज्ञात 79 उपग्रह हैं, जिनमें गैनीमीड सबसे बड़ा है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा कि अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था 7 वर्षों में। अकबरनामा अकबर की आत्मकथा है। अबुल फजल द्वारा 1590 ईस्वी में इसकी रचना का कार्य प्रारंभ किया था, जो 1596 ईस्वी में पूर्ण हुआ था। अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक थे, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे, गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता था? इल्तुतमिश को। गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था। ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से किया था। शमसुद्दीन इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत में शमसी वंश का एक प्रमुख शासक था। तुर्की राज्य संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद वो उन शासकों में से था जिसने दिल्ली सल्तनत की नींव मजबूत की। नेक्स्ट है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था किसने? औरंगजेब के द्वारा किया गया था। औरंगजेब ने 1667 में लाहौर में बादशाही मस्जिद, 1678 ईस्वी में बीबी का मकबरा, अपनी पत्नी रबिया दुर्रानी की स्मृति में, और दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। अगला जो क्वेश्चन दिया गया, चलिए अब इसको देख लीजिए। इसमें है कि पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर मोहनजोदड़ो में कितनी बार बाढ़ आई थी?
7 बार सही आंसर है। सिंधु सभ्यता के पतन में बाढ़ को प्रमुख कारण माना जाता है। जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो के पतन का मुख्य कारण बाढ़ को ही माना है, जो 7 बार आई। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सी पालकालीन मूर्तिकला की विशेषता नहीं है। तो ये हो जाएगा, इस काल की मूर्तियों के चारों तरफ से तराशा गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर इसका सी जो दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, श्रवणबेलगोला कहाँ स्थित है। कर्नाटक में स्थित है ये। श्रवणबेलगोला नामक स्थान कर्नाटक में स्थित है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों के दौरान अपना सिंहासन अपने पुत्र बिंदुसार को सौंपकर एक सन्यासी के रूप में अपना शेष जीवन श्रवणबेलगोला में व्यतीत किया था। ऑप्शन नंबर डी है सही। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राचीन भारतीय सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता 3250 से 1800 ईसा पूर्व के मध्य विकसित भारतीय उपमहाद्वीपों में फली फूली सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक हो जाएगा ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। निम्नलिखित में से चनहुद्रो स्थल में पाए गए, एक से अधिक हो जाएगा। चनहुद्रो में सैंधव संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति, जूकर संस्कृति एवं झांगर संस्कृति के भी अवशेष मिले हैं। चनहुद्रो से किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। यह सिंधु सभ्यता का स्थल है तथा इसकी खुदाई में मनके, लिपस्टिक, कंघा, वक्राकार ईंट, काजल इत्यादि के प्रमाण मिले हैं। ये सभी हो जाएगा यहाँ पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न अब देख लीजिए, इसमें है मौर्य सम्राट अशोक द्वारा धर्म यात्राओं के समय अनुसरण किए गए मार्ग में पड़ने वाले स्थलों का क्रम क्या था। गया, कुशीनगर, लुम्बिनी और कपिलवस्तु हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने पुस्तक शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया का विमोचन किया था। राजनाथ सिंह के द्वारा जो है इस पुस्तक का विमोचन किया गया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किया। प्रश्न नंबर अब जो 52 दिया गया, चलिए इसको देखते हैं। देखिए इसमें है, बाजरा मिशन किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। बाजरा मिशन किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इसे शुरू किया गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इसे शुरू किया गया था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, बिहार का 100% डिजिटल बैंकिंग वाला पहला जिला कौन सा है। जहानाबाद जिला इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है इसमें कि हिमालय बेसिन की पहली रन ऑफ द रिवर परियोजना डगमारा परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है। कोशी नदी पर यह प्रस्तावित है फ्रेंड्स, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में हो जाएगा कि लोलक की कालावधि निर्भर करती है किस पे। तो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है ये। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन है, एक लोलक एक धुरी से लटकता स्वतंत्र रूप से गति करता एक पिंड होता है। दोलन करता हुआ लोलक किसी एक बिंदु से जितने समय बाद पुनः वापस आ जाता है तो उसका आवर्तकाल कहते हैं उसको। नेक्स्ट देख लीजिए, दिया है विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, तो इसकी इकाई होती है वाट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर जो 57 दिया है इसमें कह रहा है कि आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है, सही आंसर हाइग्रोमीटर हो जाएगा। ठीक है, हाइग्रोमीटर, और इसकी सहायता से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता का मापन किया जाता है। अगला क्वेश्चन में दिया है कि आवृत्ति को मापा जाता है। तो इसका जो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, देखिए कोई आवृत्त घटना इकाई समय में जितनी बार घटित होती है उसे उस घटना की आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को किसी साइनाकार तरंग की कला परिवर्तन की दर के रूप में भी समझ सकते हैं। आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज होती है। ठीक है, हर्ट्ज होती है। देखिए ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स इसमें है कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा। ठीक है, नाभिकीय संलयन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से ऐसी कौन सी धातु है जिसके ऊपर से भाप गुजरती है तब भी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। तांबे के। तांबा एक भौतिक तत्व है और इसका संकेत Cu, इसकी परमाणु संख्या 29, परमाणु भार 63.5 है। यह एक तन्य धातु है जिसका प्रयोग विद्युत के चालक के रूप में प्रधानता से किया जाता है। अब देखेंगे नेक्स्ट, निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडीला में किसका खनन होता है। हेमेटाइट का होता है। हेमेटाइट लौह के ऑक्साइड का खनिज रूप है। यह आमतौर पर पत्थरों और मिट्टी में पाया जाता है। धरती में सबसे अधिक मात्रा में लोहा हेमेटाइट के रूप में ही पाया जाता है। यह शुद्ध लोहे से ज़्यादा कड़ा होता है फ्रेंड्स, याद रखना इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होती है। 2882 हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 28 नियॉन एवं 288 ऑर्गन अक्रिय गैसों के लिए तथा 287 क्लोरीन के लिए होती है। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, एस्पिरिन कहाँ से मिलती है। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ देखिए ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से यहाँ पे कोई नहीं हो जाएगा। एस्पिरिन एक एसिटिल सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं, एक सैलिसिलिट औषधि है जो अक्सर हल्के दर्दों से छुटकारा पाने के लिए, दर्द निवारक के रूप में, ज्वर कम करने के लिए, ज्वर शामक के रूप में और सूत निरोधी दवा के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। एस्पिरिन पेड़ के लैटेक्स से प्राप्त होता है और ये एंटीपायरेटिक के रूप में ज्वर होने पर भी दी जाती है। अगला प्रश्न हो जाएगा, सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन सा है। हीरा राइट आंसर इसका हो जाएगा। हीरा एक पारदर्शी तत्व रत्न है। यह रासायनिक रूप से कार्बन का शुद्धतम रूप है। हीरे में सभी कार्बन परमाणु बहुत ही शक्तिशाली सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं, इसलिए यह बहुत कठोर होता है, याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न जो दिया है इसको देखेंगे अब। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता निम्नलिखित में से कौन था। बाबू कुंवर सिंह। बिहार में विद्रोहियों के नेता जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह थे। बिहार में सबसे पहले 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहिणी नामक जगह पर अमानत अली, सलामत अली और शेख हारो बगावत करके अंग्रेज अफसर को मार दिए थे। अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें कि निम्नलिखित में से किसने 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। मदन मोहन मालवीय। 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है सही है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था। 1896 का कलकत्ता अधिवेशन था ये। इस अधिवेशन के अध्यक्ष रहमतुल्लाह एम साइनी थे। 1896 का कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। गोपाल कृष्ण गोखले इसका सही आंसर। 12 जून 1905 में भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत की सेवा के लिए राष्ट्रीय प्रचारक तैयार करना और संवैधानिक ढंगों से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। वांडीवास युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था। अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य ये युद्ध हुआ था। वांडीवास युद्ध जनवरी 1760 ईस्वी में अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए थे। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकूट ने किया था, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था। प्रश्न नंबर जो 70 दिया गया, चलिए इसको देख लीजिए। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था। मीर कासिम है इसका सही आंसर। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बंगाल के नवाब मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच हुआ था। बक्सर के युद्ध में बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की सेनाओं ने सम्मिलित रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया था। अगला प्रश्न इसका है कि लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर बने नए टीवी को क्या नाम दिया गया है। संसद टीवी इसका नाम दिया गया है। ठीक है, संसद टीवी इसका नाम दिया गया है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया। राइट आंसर है 12 जून को मनाया जाता है। ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए दिया हुआ है। अब चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया इसको देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र का दशक 2021 से 30 का आयोजन निम्नलिखित में से कौन कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा ये किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि चीनी की कीमत में, देखिए ये मैथ का क्वेश्चन फ्रेंड्स, आंसर टिक कर दे रहे हैं, सॉल्व कर लीजिएगा। राइट आंसर इसका 20% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी दिया हुआ है। सेम उसी प्रकार से 75 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी दिया है 45। 76 नंबर प्रश्न है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है बिल्कुल सही होगा। 77 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी 38। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो दिया गया इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और उसके बाद नेक्स्ट है, दिसंबर 2024 में किस भारतीय वैज्ञानिक को टिकाऊ ऊर्जा के क्षेत्र में योगदान के लिए ग्लोबल एनर्जी प्राइज 2024 से सम्मानित किया गया। ऑप्शन जो दिया गया पहले इस ऑप्शन को आप लोग देख लीजिए। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी दिया हुआ है।
ठीक है, प्रोफेसर अशोक झुनझुनवाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है। उसके बाद अगला प्रश्न, किस राज्य के हनुमानगढ़ी लड्डू को जिया टैग मिला है? उत्तर प्रदेश के। जिया टैग चेन्नई में स्थित जीआई रजिस्ट्री द्वारा प्रदान किए जाते हैं। यह टैग किसी क्षेत्र में विशेष महत्व वाली वस्तु को प्रदान किया जाता है जो 10 वर्ष के लिए होता है। अयोध्या के हनुमानगढ़ी लड्डू को जिया टैग प्रदान किया गया है, जो बेसन व घी से रोजाना 20 से 25 क्विंटल लड्डू बनते हैं। आइए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया इसको देखते हैं। दिसंबर 2024 में किस वैश्विक संगठन ने वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 जारी किया, जिसमें जलवायु परिवर्तन के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील देशों की रैंकिंग की गई और अनुकूलन उपायों पर ध्यान केंद्रित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है इस प्रश्न का सही आंसर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी दिया हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? सही है 10 जनवरी को। प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व भर में हिंदी दिवस मनाया जाता है, जबकि भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ष 2025 में थीम एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़ है ये, ठीक है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें कह रहा है कि वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तेलंगाना इसमें शीर्ष पर है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न, अब प्रश्न नंबर हो जाएगा 84। इसमें है बिरसा मुंडा जनजातीय नायक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रोफेसर आलोक चक्रवाल राइट आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किस प्रदेश की सरकार ने अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियां के लिए सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने की योजना शुरू की है? दिल्ली सरकार है इस प्रश्न का सही आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न अब जो दिया गया इसको देख लीजिए, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किस देश ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गाओफेन 303 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? चाइना के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, ठीक है। चीन ने लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट का उपयोग करके जिक्वेन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से गाओफेन 303 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। नेक्स्ट है कि कौन से शहर ने पहले खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट की मेजबानी की? तो यह है जमशेदपुर, ठीक है, जमशेदपुर के द्वारा इसकी मेजबानी करी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब किस शहर में खोला गया है? हैदराबाद सही आंसर, भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब हैदराबाद में खोला गया। तेलंगाना सरकार ने बहुत हितधारकों के साथ मिलकर हैदराबाद में फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब खोला है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से 26वीं बार माउंट एवरेस्ट पर किसने चढ़ाई की? कामी रीता शेरपा हो जाएगा सही आंसर। नेपाली पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने 26वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए पुराने पारंपरिक दक्षिण पूर्वी रिज मार्ग को लिया था। नेक्स्ट हो जाएगा, वैज्ञानिकों ने पहली बार चांद की मिट्टी में पौधों को सफलतापूर्वक उगाया है। निम्नलिखित में से किस मिशन में अंतरिक्ष यात्रिकों द्वारा इस मिट्टी को पृथ्वी पर लाया गया था? चलिए इसके लिए पहले ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सही आंसर इसका अपोलो मिशन हो जाएगा। वैज्ञानिकों ने पहली बार चांद की मिट्टी में पौधों को सफलतापूर्वक उगाया। इस मिट्टी को अपोलो मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पृथ्वी पर लाया गया था। यह चंद्रमा पर और भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के दौरान भोजन उगाने और ऑक्सीजन बनाने की दिशा में पहला कदम है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई खेल 2024 में बैडमिंटन स्वर्ण पदक जीता, जो भारतीय बैडमिंटन के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है? लक्ष्य सेन इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न, अब भारत ने अपनी परमाणु सूक्ष्म मध्यवर्ती दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अग्नि 4 हो जाएगा। भारत ने 4000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली अपनी परमाणु सूक्ष्म मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। अग्नि 4 का सफल प्रशिक्षण प्रक्षेपण ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। उसके बाद दिसंबर 2024 में किस भारतीय फिल्म ने ऑस्कर 2025 में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र का पुरस्कार जीता, जो वन्यजीव संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डालती है? छेलो शो हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो 2024 का आयोजन किया गया, जो पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने और भारत को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में प्रस्तुत करने का मंच है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, महिला एक दिवसीय विश्व कप 2025 की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा? सही आंसर ये देखिए, भारत के द्वारा इसकी मेज़बानी करी गई, ठीक है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें देखिए कह रहा है कि मध्य प्रदेश के किस शहर में एक तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया जाएगा?
खंडवा है राइट आंसर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद चलिए अब अगला जो प्रश्न दिया गया है फ्रेंड्स इसको देख लेंगे। यहाँ पे प्रश्न नंबर 94 में कह रहा है कि दिसंबर 2024 में किस भारतीय राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत युवाओं को मुफ्त कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 10,000 करोड़ का बजट आवंटित किया? ओडिशा इसका सही आंसर हो जाएगा। ओडिशा सरकार ने युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत यह बजट आवंटित किया है। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे दिसंबर 2024 में किस वैश्विक संगठन ने वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2024 जारी किया, जिसमें विभिन्न देशों में महामारी से निपटने की तैयारियों का आकलन किया गया? यह है WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न, दिसंबर 2024 में किस भारतीय शहर में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न देशों के पर्यटन संगठनों ने भाग लिया और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सहयोग पर चर्चा की? सही आंसर इसका हो जाएगा देखिए नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए दिया हुआ ये बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? 12 जनवरी को, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी दिया हुआ ये बिल्कुल सही है। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है वह है दिसंबर 2024 में भारत और किस देश ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री डकैती और आतंकवाद से मुकाबला करना है? मालदीव इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए भारत और मालदीव ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री डकैती और आतंकवाद से मुकाबला करना है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आज जो सेशन लेके आए थे ये आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होगा। जरूर देखिएगा इसको और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि सेशन आप लोगों को कैसा लगा। तो ऐसे वीडियो के लिए चैनल से जुड़े रहिए। अगले वीडियो द्वारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।